I am Swagata, your host for the show, and I welcome you back to our another new episode of Future Me. So today our special guest with us is Sri Jayant Singh Sir, the Superintendent Police of the Mahasab. Welcome sir. प्रिय दर्शक, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसका रेशियो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में हमारे एसपी सर से। सर, द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू नो फ्रॉम यू इज, कैन यू एक्सप्लेन साइबर क्राइम इन सिंपल वर्ड्स सर? एक साइबर क्राइम अगर आप जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है तो आज की दुनिया में एक नया जगत है जो इस जगत से अलग है, अ वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इट इज साइबर वर्ल्ड। तो साइबर वर्ल्ड इंक्लूड्स होस्ट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क एंड डिफरेंट मीडियम, जो कि एक आदमी को दूसरे आदमी से, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये कनेक्शन जो है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग, इट इज़ फॉर्मिंग द साइबर वर्ल्ड। ये इस साइबर वर्ल्ड में या इस मीडियम के यूज से क्रिमिनल्स किस तरह से ऑपरेट करके, कुछ लूप होल्स को कैसे एक्सप्लॉइट करके दे कैन मैनिपुलेट अ पर्सन, अ थिंग, हाउ दे कैन मैनिपुलेट systems, how they can exploit the system, forms the basis of committing a cyber crime. तो साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीक़ों से किए जा सकते हैं। तो कुछ लोग जो साइबर वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, इसके लूप होल्स के बारे में जानते हैं, तो बिकॉज ऑफ देयर बैड इंटेंशन दे एक्सप्लॉइट दिस और साइबर क्राइम्स को अंजाम देते हैं। Sir, our next question, what is the most common type of cyber crime X faced by common people in his or daily life? नंबर 1 इसमें कहूँगा मैं कि सबसे पहले जो है फिशिंग। फिशिंग का क्राइम, फिशिंग जैसे वर्ड ही आता है फिशिंग से। तो दे पुट एंगल के, अगर पानी में डाला है हमने, ये लगाई है फॉर कैचिंग फिश, वी हैव पुट द जो धागा होता है, धागा हमने डाला है, तो उसमें 100 मछलियों में से एक मछली फंस गई, तो दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग। तो देर आर सम साइबर क्रिमिनल्स आउट देयर, स्पेशली देखा जाए तो जामताड़ा एरिया से ये लोग एक हब टाइप का उनका बन गया है। तो दिस पीपल गिव होक्स कॉल्स देते हैं, दे ट्राई टू स्ट्रेंगुलेट, दे ट्राई टू कैच एनी पर्सन हु गेट्स कॉट इन देयर दिस थिंग एंगल। तो फिशिंग का जो होता है, फिशिंग इक्विपमेंट में फंस जाए, जिसको फंसा ले, तो आउट ऑफ 100 पीपल 1 person विल शेयर देयर OTP, 1 person will share their details, card details, and making use of that they defraud them. So this is called phishing. उसके बाद हम लोग अभी जो नया टाइप का क्राइम आ रहा है, दिस इज कॉल्ड UPI फ्रॉड। तो देर आर डिफरेंट UPI गेटवेज। तो UPI गेटवेज यूज़ करके हम लोग जो है मनी का ट्रांसफ़र करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंस्टेंटेनियस। तो अभी these persons, these cyber criminals, what they do, they send a simple Google form. ये simple Google form भेजने से they will say कि आपने, they will firstly obtain your data from some sources. Say suppose you have booked one parcel from somewhere, says you have ordered something from Flipkart. They will call you up and they will say कि आपका जो पार्सल है वो अटक गया है कहीं पे, इसको क्लियर करने के लिए 10 रुपया का चार्ज लगेगा। तो देन दे विल सेंड यू वन गूगल फॉर्म में दे विल आस्क यू मैनी डिटेल्स। उसमें यू एंड अप गिविंग ऑल योर लॉगिन ID डिटेल्स इंक्लूडिंग द पासवर्ड। यू आर थिंकिंग दैट एज इफ इट इज़ फ्रॉम सम जेन्युइन कंपनी, बट इट इज़ एक्चुअली अ गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म उनके पास चला जाता है, दे गेट ऑल द डिटेल्स, देन दे फिल इट अप ऑनलाइन, और अपना उसका सब कुछ जो है, आपका लॉगिन डिटेल्स है, पासवर्ड्स है, दे गेट इट एंड दे कैन ट्रांजैक्ट एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो ये नया टाइप का जो है अभी फ्रॉड जो है निकल के आ रहा है, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग अवेयर अबाउट फिशिंग मोर एंड मोर। पीपल आर नॉट यूजुअली शेयरिंग देयर OTPs नाउ डेज। के बाद साइबर बुलिंग, एज यू नो, साइबर बुलिंग इज नॉट अ वेरी न्यू कंसेप्ट।
तो जब से सोशल मीडिया स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्कुट टाइम से स्टार्ट हुआ, फेसबुक अभी आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यूज़ करके पीपल दे बुली ईच अदर, दूसरा को वो बुली करते हैं। कई लोग ऑर्गेनाइज होके एक आदमी को टारगेट कर देते हैं, मेंटल डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। तो दैट इज साइबर बुलिंग. Also, cyberbullying can happen if somebody is blackmailing you. Say, somebody has some embarrassing content of yours, and then they start for the sake of fun, or for whatever they intentions they may have, they can say कि अभी हम आपका कंटेंट अपलोड कर देंगे. तो that will again form cyberbullying, which is actually becoming very big problem in society. उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट जो हुआ, somebody can impersonate you. तो such person, such ingenuine peoples can gather or grab some photograph of yours which you have already put on social media, और उसको they will create a fake identity, and from that fake identity they will start pushing message into cyberspace. तो वहाँ पे अदर व्यूअर्स विल सी देम, और समटाइम्स दे यूज सच मैसेज. आपका एक फेक प्रोफाइल बना के उल्टा पुल्टा कहीं में भी रिक्वेस्ट भेज दिया, कुछ उल्टा पुल्टा कंटेंट डाल दिया, देन कॉल्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू कि आप ये क्यों बोला, किस लिए ऐसा किया. इट कैन कॉज लड़ाई झगड़ा ऑल्सो, एंड समटाइम इट कैन कॉज फ्रॉड्स ऑल्सो. I take identity of a very famous person or some well respected person, then I started calling the relatives of that person, asking for some money and all, and some can fall prey to it, or some may end up losing money. Sir, the next thing that we want to know from you is how do we protect ourselves from cyber crime in today's world? नंबर 1 तो जो आपने बात की, डोंट शेयर OTPs. तो OTPs को काइंडली शेयर मत कीजिए. एवरीबडी जो भी सुन रहे हैं, तो OTP एक आपका बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है. इट इज़ कॉल्ड वन टाइम पासवर्ड. वन टाइम पासवर्ड इज़ यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिफिकेशन. इट इज़ ओनली फॉर यूज ऑफ इंडिविजुअल जिसको OTP आ रहा है. तो जिसको OTP आए तो वही आदमी को जो है he has to personally respond to that. तो अगर OTP अदरवाइज आ भी रहा है, तो if you have not initiated some transaction and you are getting an OTP, somebody is trying to breach your account, somebody is trying to hack into your things, so you have to be aware of it. Then again पासवर्ड की बात हुई, OTP शेयर मत कीजिए, पासवर्ड शेयर मत कीजिए, एंटीवायरस यूज़ कीजिए, फायरवॉल यूज़ कीजिए, और आपके जो पर्सनल टाइप के फोटोग्राफ्स हैं उसको आप साइबर वर्ल्ड में पुश मत कीजिए. यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू पुश इनटू साइबर वर्ल्ड, बिकॉज इट कैन बी misused. There is always a possibility of misusing the information you are pushing into cyber world. Sir, the next thing we want to know from you is what should we do when we suddenly realize that we have become the victim of cyber crime? तो पहले तो भगवान बचाए है, इससे आप कभी साइबर फ्रॉड का विक्टिम ना बने. बट इफ़ यू समटाइम कुछ ऐसा होता है विच इज़ अगेंस्ट योर सेंस, डज नॉट वर्क आउट एट राइट पॉइंट इन राइट टाइम, आप लोग का अगर दिमाग काम ना करें एंड यू become victim to a cyber fraud. In that case, if it is related to money, first thing you should do, you should contact your parent bank and ask the parent bank as to where the money has been transferred. तो जिस बैंक में आपका पैसा गया है, you try to get in touch with the manager of that bank and you ask that manager, sir ये बैंक में ऐसा ऐसा fraudulent transaction हुआ है, आप काइंडली इसको फ्रीज कर दीजिए. So that is the first step you should take to protect your money. At the same time, उसके बाद जैसे ही आपका प्रोसेस ओवर हो जाए, you should inform the local police station. Sometimes banks will say कि we will honor a request from police and not directly from you. So in that case, you should maintain a parallel license with the police station and request the police station to talk to the manager of that bank. इसमें आपका भी मतलब स्पीड में काम होना है इसमें. तो
police personnel can put their effort, you can put their effort. Main point is to get to the destination bank where the money has been transferred oblique stored. तो उसको we have to tell to the manager of that bank कि kindly इसको stop कर दीजिए, that way your thing can be protected. उसके बाद FIR का तो लॉजिंग का है ही, और उसके बाद अगर आप जो हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के अगर शिकार हुए हैं, देन इन दैट केस आपको जो है यू हैव टू अगेन लॉज एन FIR. पुलिस कैन वर्क देयर वे. जो आइडेंटिटी थेफ्ट वाला है हु इज स्टीलिंग योर आइडेंटिटी, वी कैन ट्रेस द पर्सन आउट. और उसके बाद इस टाइप के होते हैं जो साइबर बुलिंग वाला हुआ, उसमें भी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट टू द पर्सन हु इज़ बुलिंग. So in that case, in all these cases, you must inform the police as early as possible. और while lodging of FIR जो चीज़ important होती है, you have to get the screenshots of the content that is objectionable, और उस पे you have to give your sign. तो आपको साइन देना है. और सबसे बड़ी बात होती है कि जो URL होता है, URL इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो FIR लॉन्च करते समय बहुत से लोग URL नहीं देते, तो बाद में वो कंटेंट जो है डिलीट हो जाता है, देन वी डू नॉट गेट URL. सो URL, सेविंग ऑफ URL इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम्स. तो ये स्टेप्स करने से जो है हम लोग थोड़ा बचाव कर सकते हैं और थोड़ा स्टेप्स ले सकते हैं. उसका डिफेंसिव स्टेप हम लोग ले सकते हैं, defensive come offensive, so that our money is not lost and the person who is playing tricks can be caught. Sir, are cyber criminals caught? What are their punishment according to Indian law? साइबर क्रिमिनल्स डेफिनेटली पकड़े जाते हैं, और साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना एब्सोल्युटली पॉसिबल है. बट एक चीज़ है, बिकॉज साइबर क्रिमिनल्स आर नॉट कमिटिंग क्राइम फ्रॉम द लोकेशन वेयर द क्राइम इज बीइंग कमिटेड. तो एक आदमी बैठ के केरला में बैठ के, हरियाणा में बैठ के, बिहार में बैठ के, झारखंड में बैठ के एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट स्टेट को टारगेट कर सकता है. कुछ साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जो कंट्री के बाहर बैठ के जो है कंट्री के अंदर के आदमी को टारगेट करते हैं. तो इनको पकड़ने का चैलेंज सिर्फ यही है कि दिस पीपल आर वर्किंग रिमोटली. तो रिमोटली काम करने के कारण तो बहुत असुविधा आता है पुलिस को पकड़ने में, बट इट इज़ नॉट कि ये लोग पकड़े नहीं जा सकते. एवरी डिजिटल क्राइम लीव्स अ डिजिटल फिंगरप्रिंट. तो डिजिटल फिंगरप्रिंट को मिटाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल. नोबडी कैन erase a digital fingerprint, so उसको we can always catch them. But thing is that again के because of the remoteness of the person, तो ये problematic होता है. और as per many experts in the field of IT law, they have called our IT law as weak, as same goes the case for our IPR लॉस भी जैसे वीक है, इसी टाइप से IT लॉस को भी वीक कहा गया है. तो देयर आर ऑलरेडी द प्रोसेसेस गोइंग ऑन फॉर अमेंडिंग IT लॉ. तो IT लॉ को अमेंड करने से थिंग्स विल बिकम मोर बेटर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड पिनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. एंड जो पनिशमेंट की जो आपने बात कही, तो इट अगेन IPC लॉ भी लगता है और IT एक्ट जो है हमारा वो भी लगता है. और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस, इट इज़ नॉट दैट ओनली IT एक्ट विल come into play, but also it is IPC law that comes into play. So we mix the sections, and as per the section जो quantum of punishment जो है that is decided. Sir, it is often seen these days that social media accounts such as Facebook or Instagram contains a lot of fake profile, and more often than not such profiles are used to bully people, post racist comments or comments that threaten communal harmony. Can we go to such police if we come across such incidents? Definitely this is a very important thing that police is now actively looking for. In fact,
from headquarters and from every side, we are asked to look for such posts, such media posts, such people who are intentionally pushing content into the on इंटरनेट, जिससे कम्युनल डिसहारमोनी हो, किसी का हार्म हो, किसी को बुलिंग हो, किसी का स्लैंडर हो. तो दिस पीपल वी आर वेरी सीरियस अबाउट. एंड किसी को भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, somebody comes across such content online, that it is the duty of the citizen to inform the police about this thing, so that appropriate action can be taken at right point of time, जिससे पहले कि ये फेक न्यूज़ जो है किसी को डिस्ट्रॉय करे या इट टेक्स अ शेप जहाँ पे हम लोग को उसको कंटेन करने में प्रॉब्लम आए, उससे पहले अगर पुलिस के नज़र में आता है तो इट इज़ वेरी गुड एंड इट विल बी वेरी राइट ऑन पार्ट ऑफ अ सिटीजन. Sir, what kind of precaution should we take, especially in operating our social media's account, to avoid a victim of cybercrime? सबसे पहले वही हमने जो बात कहा था कि अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रीडेंशियल्स आप शेयर मत कीजिए. आप डोंट पुश द कंटेंट विच शुड नॉट बी देयर ऑन सोशल मीडिया. अपना पर्सनल कंटेंट है, उसको कई बार यंग लड़के लड़कियां उसको ऐसे ही मस्ती में पुश कर देते हैं. दैट कंटेंट शुड नॉट बी पुश. वी शुड बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट कंटेंट वी आर पुशिंग इनटू सोशल मीडिया. और सोशल मीडिया में किसी भी चीज़ को मिसयूज़ किया जा सकता है. फिर अगेन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर बाय इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस, बाय इंस्टॉलिंग एन फायरवॉल. यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट देर आर नो की लॉगर्स इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर. ट्रोजन वायरस फ्री आपका कंप्यूटर रहे तो बहुत सी चीज़ें वैसे ही कंट्रोल में आ जाएंगी. ऑल दिस वेरी बेसिक थिंग्स जो है आप ध्यान रखें तो चीज़ें जो है आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं. और वो जो OTP वाला तो जो बात है, OTP हुआ, बैंक डिटेल्स हुआ, तो बैंक्स दे कीप ऑन शाउटिंग एवरी नाउ एंड देन, हमेशा शोर मचाते ही रहते हैं कि भैया अपना आप अकाउंट डिटेल्स को शेयर मत कीजिए, OTP शेयर मत कीजिए. हम कभी किसी को ऐसे कॉल नहीं करते बिना मतलब के. नेवर कॉल पीपल ऑन फोन आस्किंग फॉर देयर OTPs, पिन्स. तो ऑल दिस बेसिक्स प्रिकॉशन अगर हम लोग लेते हैं तो वी कैन ईजिली डिफेंड आवरसेल्फ अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम्स. Okay. Sir, the last thing that we want to know from you is, if in a WhatsApp group somebody posts an objectionable videos or photos in the admin, is the admin liable for the punishment that goes for the offender? मैं इस बात में दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर यू आर प्रोवाइडिंग समबडी सम प्लेटफॉर्म टू पब्लिश एनीथिंग, तो पब्लिशर रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. If you are allowing your Facebook page to be used for pushing some non-social agenda, some communal agenda, people are putting different type of objectionable pictures, photographs, and they are putting some kind of content जिससे कि fake news spread हो रही है. Because you are allowing your platform to be used for publishing of such content, तो your liabilities will definitely come. अगर कोई इस टाइप का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके आप एडमिन हैं और आपका एडमिन होने के टाइम में यू आर टेकिंग नो स्टेप्स टू मॉडरेट इट, किसी ने कोई इस टाइप का कंटेंट डाला, यू हैव नॉट थ्रोन हिम आउट ऑफ द ग्रुप, तो इनफैक्ट यू आर अलाउइंग दैट पर्सन टू यूज योर प्लेटफॉर्म for publishing such sort of news. That liability will come. So the group admin has a very important responsibility of moderating the content, of checking the content, if needed throwing out the parties out of group which are publishing such which are pushing such sort of content, malicious content into the group. So definitely the responsibility of admin does set in. सर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आखिर? यही है कि साइबर स्पेस है, मेक यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट साइबर वर्ल्ड हैज़ गिवन अस, बट बी कॉशियस वाइल यूजिंग इट. इसको यूज़ करने के टाइम आप कॉशियस रहिए, और जो भी इस पर कंटेंट आ रहा है जा रहा है
तो be selective about choosing the content because it is somewhere affecting our mental state, it is somewhere affecting us as a person. So we have to take care that just like we are conscious about what we take as food, so whatever we are taking as content is also like our food. सो वट वी जो हम खाते हैं उसके बारे में हमको हमेशा अवेयर रहना चाहिए. तो बी सिलेक्टिव अबाउट वट यू कंज्यूम ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेट, एंड बी कॉन्शियस अबाउट वट यू आर पुशिंग इनटू इंटरनेट. तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के यू स्टे सेफ, स्टे एक्टिव ऑल्सो, बट एक्टिव होने के साथ साथ यू हैव टू जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको निर्वाह करना भी बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ माई ओनली मैसेज. थैंक यू सर. थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस. प्रिय दर्शकों, आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ. हम लौटेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक विशेष अतिथि के साथ. स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद. So our next special guest for the show is Mrs. Indrani Bhattacharya. She is having legal background from Guwahati High Court and subordinate courts. She loves to engage herself with various legal topics. So welcome to the show, ma'am. Namaskar. Ma'am, we would like to know from you is that we sometimes see or hear that relationships end up as the fake person circulates intimate photos or videos as a part of blackmailing the victim. So what are the IPC regarding the punishment and how can the victim complain about it? देखिए, आजकल मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटो और वीडियो को एक्स लवर और एक्स स्पाउस ऑनलाइन में अपलोड करते हैं. और एक ही आजकल ये कि बहुत ही नया किस्म का हैरासमेंट हो गया है, ऑनलाइन हैरासमेंट. इसके जरिए वो एक्स लवर और एक्स स्पाउस अपनी घृणा को जाहिर करते हैं. इसे रिवेंज पॉर्न बोलते हैं. 2018 में आसाम में ऐसा ब्लैकमेलिंग का 30 केसेस रजिस्टर हुआ है, जो कि इंडिया में हैश नंबर में है. गूगल सर्च ने 2015 से 19 जून 15 से मतलब एक नया पॉलिसी जारी किया है. इसके द्वारा वो किसी विक्टिम का न्यूड पिक्चर या वीडियो उसके सर्च में नहीं आएगा विदाउट द विक्टिम्स कंसेंट. अगर लड़की का प्राइवेट एरिया का फोटो और वीडियो पब्लिश होता है तो फिर वायलेटिंग हिज प्राइवेसी होता है, जो कि सेक्शन 66 के अंदर ITI के अंतर्गत आता है. अगर सेक्सुअली ऑफेंसिव कमेंट्स और फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट होता है तो उसके द्वारा उसकी मोडेस्टी आउटरेज होता है, जो कि सेक्शन 354 में आता है, IPC के अंतर्गत आता है. अगर सेक्सुअली वो आदमी उस फोटो को और वीडियो को अपलोड करने से पहले कोई सेक्सुअल एडवांटेज लेना चाहता था उस लड़की से, तो फिर सेक्सुअल हैरासमेंट में आता है, जो कि सेक्शन 354 IPC में आता है. अगर द विक्टिम जब किसी प्राइवेट एक्ट में एंगेज होता है, जो कि वो अपने किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हैं, अगर उस टाइम में कोई आदमी उसका फोटो या वीडियो खींचता है और वो सोशल मीडिया में पब्लिश होता है तो उसको वॉयरिज्म बोलते हैं, जो कि सेक्शन 354C में आता है IPC के अंतर्गत. अगर उसको फोटो या वीडियो को अपलोड करने से पहले वो उस लड़की को ऑनलाइन या ऑफलाइन मतलब फॉलो करता है, उस लड़की के मतलब विक्टिम की बार ये करने के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू, तो फिर उसको स्टॉकिंग बोलते हैं, जो कि ऑनलाइन में आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है. उसको सेक्शन 354D IPC के अंतर्गत आता है. अगर उस फोटो और वीडियो पोस्ट करने से उस लड़की का विक्टिम का उसका डिफेमेशन होता है तो फिर सेक्शन 499 IPC के अंतर्गत आता है. अगर वीडियो को या फिर फोटो को अपलोड करने से उस विक्टिम की पर्सन, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन के खराब होता है, या फिर उसकी किसी साहित्य व्यक्ति की पर्सन, रेपुटेशन और
पर्सन और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की हानि होने की संभावना है तो फिर उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन में बोलते हैं, जो कि सेक्शन 503 आईपीसी के अंतर्गत आता है। और बहुत ही खास बात है, ब्लैकमेलिंग में एक्सटॉर्शन शामिल ही होता है, जो कि सेक्शन 385 आईपीसी के अंतर्गत आता है, जहां पे बाय फोर्स यूज करके उसको ये धमकाया जाता है, उसको ये डराया जाता है कि हम तुमको या फिर तुम्हारे किसी चहेते व्यक्ति को हम इंजरी पहुंचाएगा। ये सब आईपीसी के अंतर्गत आता है। अब ये आते हैं पनिशमेंट की बात। देखिए सेक्शन 67 और 67A IT एक्ट के अंतर्गत 3 to 7 years पनिशमेंट और विथ फाइन और अप टू 2 lakhs रुपीज और विथ बोथ इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 66E IT एक्ट के अंतर्गत 3 years पनिशमेंट और विथ फाइन और बोथ। सेक्शन 354 आईपीसी के अंतर्गत 1 to 5 years imprisonment or fine or both. This is a cognizable offense and non-bailable offense. सेक्शन 354A आईपीसी के अंतर्गत वहां पे रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होता है, जो कि 1 साल से 3 साल तक हो सकता है और विथ फाइन और विथ बोथ होता है। It is a cognizable offense and bailable offense. सेक्शन 354C में 1 to 7 years imprisonment हो सकता है और फाइन और बोथ। इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हम देखा कि एक केस में बहुत सारा सेक्शन रेलिवेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जोड़ के पनिशमेंट देगा। ये जो जोड़ के पनिशमेंट देने वाला काम है ये तो अमेरिका में होता है, जिससे कि कंसेक्यूटिव पनिशमेंट देता है, बोलता है। आजकल हमारे देश में भी ये आम बात हो गया है, कंसेक्यूटिव पनिशमेंट देता है। कौन सा सेंटेंस दिया जाएगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर। ठीक है, कोर्ट सब देखेगा, देख के उसका मतलब बाद में सेंटेंस देगा, कंसेक्यूटिव देगा या फिर कॉन्करेंट देगा। थैंक यू मैम। So, ma'am, can you throw some light on the religious and communal hatred that we see on social media, which hurts the sentiment of people? What are the possible punishment according to law? ऑनलाइन में कम्युनल या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर बहुत सारा लोग बहुत सारा कमेंट देते हैं। इससे बहुत लोगों की सेंटिमेंट को हर्ट होता है। ऐसा यूँ है इसलिए होता है क्योंकि हमारे इंडियन संविधान ने उसके प्रियम्बल में ही ऐसा ये बोल दिया है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो उस सेकुलरिज्म को मानने के लिए हम लोग मानते हैं, इसलिए हम लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होता है। इसके अंतर्गत आईपीसी में बहुत सारा सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 153A, अगर डिफरेंट ग्रुप के लोगों के बीच में कोई रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज को लेकर कोई मतलब उन लेकर घृणा बढ़ाने के लिए या फिर शत्रुता बढ़ाने के लिए कोई कुछ बोल देता है या फिर उस बोलने को कोई और लोग प्रमोट कर देता है, तो फिर सेक्शन 153A आता है। ऐसा मतलब ऑनलाइन में भी होता है, स्पोकन में भी होता है और कोई काम करके भी हो सकता है। दूसरा आता है सेक्शन 153B, किसी क्लास के रिलीजियस फीलिंग्स को या फिर विश्वास को अपमानजनक है ऐसा बोलने से सेक्शन 153B आता है। प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि उपासना थली को हम लोग बहुत मतलब पवित्र मानते हैं। अगर कोई बोल देता है कि ये अशुद्ध है, अपवित्र है, अगर हिंदू बोल देता कि मुस्लिम के उपासना स्थली या फिर क्रिश्चियन के उपासना स्थली बहुत अशुद्ध है, अपवित्र है, या फिर कोई मुस्लिम बोलता है कि हिंदू की मंदिर मतलब अच्छा नहीं है, तो इसके अंतर्गत सेक्शन 295 आईपीसी आता है। उससे उसका रिलीजियस फीलिंग्स हानि होता है, इंजरी होता है। सेक्शन 298 आईपीसी के अंतर्गत धर्मीय विश्वास को आघात करने वाला कोई शब्द बोल देता है, कोई सेंटेंस बोल देता है और उसको कोई ऑनलाइन में अपलोड कर देता है, तो उसके अंतर्गत सेक्शन 298 आईपीसी आता है। सेक्शन 505
1C के अंतर्गत अगर कोई क्लास या कम्युनिटी के व्यक्ति को किसी दूसरे क्लास या कम्युनिटी के व्यक्ति के अगेंस्ट अगर कोई बात बोल लेता है जिससे कि दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, यह आता है सेक्शन 5051C। सेक्शन 5052 एंड 3 आईपीसी के अंतर्गत दो क्लास और कम्युनिटी के बीच में रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज और उपासना स्थली के ऊपर कोई घिनौना है, मतलब ऐसा बोल लेता है, ऐसा बोलने से उसके मतलब जो भड़का देते हैं, ऐसा कोई र्यूमर या फिर भड़का देते हैं या फिर ऐसा कोई भड़का दे वहाँ है, ऐसा कोई र्यूमर फैला देते हैं। अच्छा। इसके अंतर्गत सेक्शन 5052 और C आता है। सेक्शन 153A आता है। 153A के अंतर्गत उसका 6 मंथ का पनिशमेंट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उसको मैक्सिमम 2000 रुपीज का पनिशमेंट हो सकता है। सेक्शन 153B के अंतर्गत 3 to 5 years पनिशमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 295 आईपीसी के अंतर्गत 2 साल का पनिशमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और पनिशमेंट भी हो सकता है। सेक्शन 298 के अंतर्गत 1 साल का पनिशमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। और सेक्शन जो लास्ट में बोला सेक्शन 5051C एंड सेक्शन 5052 एंड C क्लॉज 2 एंड C के अंतर्गत वहाँ पे मैक्सिमम 3 to 5 years इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, बुक दोनों भी हो सकता है। देखिए इस यहाँ पे भी हमने देखा बहुत सारा सेक्शन रिलेवेंट होता है। जी मैम। यहाँ पे सेंटेंस कौन सा सेंटेंस मतलब उस वहाँ पे लागू होगा, वो कंजुगेटिव या फिर कंकरेंट, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पावर के ऊपर निर्भर करता है। Thank you, ma'am, for the information. Ma'am, nowadays even defamations are occurring in a huge number, and it is commonly occurring in public, and we can find people very active in social media, especially Facebook. So, could you please highlight what can be the defamation in FB lead to, and possible punishment for it? देखिए, आप डिफेमेशन तो डिफेमेशन है, आप चाहे ऑफलाइन करें या मतलब ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस करें या फिर ऑनलाइन करें। ऑनलाइन मतलब जैसे कि आजकल बहुत हो चुका है ऑनलाइन, ट्विटर, फेसबुक, ऐसा है जी। दोनों के लिए लॉ सेम ही है। डिफेमेशन गोज अंडर सेक्शन 499 आईपीसी। डिफेमेशन को सेक्शन 499 आईपीसी में ऐसा बोला गया है, अगर एक व्यक्ति अपने मतलब जुबान के द्वारा वो या फिर वो कुछ ऐसा मतलब वो बनाता है जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति का मतलब उसकी रेपुटेशन का हानि होता है, और उसको अगर कोई पब्लिश कर देता है, पोस्ट कर देता है ऑनलाइन में, तो उसको डिफेमेशन बोलते हैं। मतलब डिफेमेशन मतलब मानहानि। सेक्शन 499 में आईपीसी में डिफेमेशन का मतलब दिखाया गया है। सेक्शन 500 आईपीसी में उसका पनिशमेंट है जो कि 2 साल तक की उसको जेल हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत द इंटरमीडिएट दैट मीन्स द फेसबुक, ट्विटर, दे आर नॉट लायबल। दे आर नॉट लायबल एज ए थर्ड पार्टी इन अ सूट। लेकिन जो व्यक्ति मान लीजिए जो व्यक्ति ने लाइक किया है उस कमेंट को, डिफेमेटरी कमेंट को, जो शेयरर है, जो कमेंट देता है उसकी सपोर्ट में, जो मतलब जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता है उसकी सपोर्ट में अगर कमेंट देता है, वो लोग मतलब उन लोगों को पार्टी बनाया जा सकता है। थैंक यू मैम। मैम, अ ट्रेंड हैज कम up in the youths in YouTube, Facebook or Instagram of making memes and targeting people in the cyber crime. So what do you think, is it a crime? देखिए आजकल इंटरनेट में बहुत सारा लोग मीम्स बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं। मीम्स क्या है, मतलब मजाक मजाक में क्या हुआ, किसी से ओरिजिनल से कॉपी किया हुआ डुप्लीकेट चीज़ है, जो कि मतलब पिक्चर भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। वो बहुत ही जल्द ही मतलब इंटरनेट में स्प्रेड हो जाता है।
जैसे कि वन ऑफ द वेरी फेमस मीम इमेज इज नॉट बैड ओबामा फोटो. नाउ दैट फैक्ट कम्स, मतलब मीम्स क्या मतलब किसी लॉ को वायलेट करता है कि नहीं. देखिए, हम लोग तो ये समझते हैं कि किसी ने कॉपी कर लिया किसी ओरिजिनल सीन्स से और उसको मीम बना लिया, तो फिर उससे कोई हानि नहीं है. लेकिन ऐसा बात नहीं है, किसी को मतलब डिफेमेशन का भी सामना करना पड़ सकता है उससे. तो फिर डिफेमेशन होने से सेक्शन 499 आईपीसी आता है और उसके अंतर्गत तो उसको मतलब जो जिसने ये वायलेट किया है उसको सेक्शन 500 के अंतर्गत 2 साल की सेंटेंस हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या पनिशमेंट हो सकता है, या फिर फाइन भी हो सकता है, या फिर कभी कभार तो दोनों भी हो सकता है. वन ऑफ द वेरी फेमस मीम इज दैट, जो कि बहुत ही फेमस हो चुका है. प्रियंका शर्मा नाम की एक लड़की ने, मतलब एक औरत ने सीएम वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर एक मीम बनाया जिसको एक कॉस्ट्यूम पहनाया गया, जो कि बहुत चर्चा में आया. सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ और उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से एपोलॉजी मांगो. तो ये था लीगल बात. अभी बात आता है ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के अंतर्गत मीम्स को मतलब कहाँ तक जाने दिया जाए. देखिए, ग्राम्पी कैट नाम का एक मतलब मीम है जो कि grumpycat.com के नाम से आज मतलब बिजनेस कर रहा है. वो लोग कॉफी मग बनाते हैं, बुक सेल करते हैं, या फिर फोटो बनाते हैं, या फिर वीडियो बनाते हैं. तो अगर उस नाम से grumpycat.com के नाम से आप और मैंने कुछ बना लिया, कुछ बेचना शुरू कर दिया, तो हम लोग तो आ जाएगा कॉपीराइट के अंतर्गत, हम लोग तो ट्रेडमार्क में भी आ जाएगा. ऐसा है, सेम केस है keyboard.com नाम की मीम से भी. दूसरा बात आता है, देखिए, अगर किसी ने बोल दिया, डिफेंस में आता है, मीम्स का डिफेंस में आता है कि हमने तो लॉ को वायलेट किया, लेकिन हमने जिस पर्पस से किया है वो पर्पस बहुत ही मतलब किसी को हानि पहुंचाना नहीं है. अगर ये बात वो मतलब किसी को मतलब बोल सकता है, उसका मतलब जो पर्पस है कॉपी करने का, और उसको मतलब जो वो मार्केट में उसका कोई मतलब पोटेंशियल इफेक्ट नहीं है, तो उसका ये डिफेंस बन जाता है. तो मीम्स बनाइए, दूसरों का हंसाइए, लेकिन बी केयरफुल. जी, ये तो सही बोला. थैंक यू मैम. मैम, आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि लोग शिकायत करते हैं, पुलिस कंप्लेन नहीं लिखती है या एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो उस दौरान एक विक्टिम को क्या करना चाहिए? मतलब आप ऑनलाइन के क्राइम के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. देखिए, अगर हमारा जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो हम लोगों का मतलब हम लोग विक्टिम है, हम लोगों का मतलब जो कंप्लेन है वो नहीं ले रहा है, तो फिर साइबर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल, वो जो कि सीआईडी का एक ब्रांच है, वहाँ पे आप ऑनलाइन अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि क्राइम जहाँ पे हुआ आप वहीं पे कंप्लेन करो. आप कहीं से भी आप कंप्लेन कर सकते हो. और मान लो आप हाफलॉन्ग का हो, तो ये जरूरी नहीं कि आप हाफलॉन्ग के ही मतलब पुलिस स्टेशन में आ जाए. आप कहीं जहाँ पे साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन सेल है, कहीं इंडिया में बहुत सारा ऐसा सेल है, कहीं एक पे भी आप ये कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो. थैंक यू. Thank you, ma'am, for giving your precious time to us. Ma'am, any message for our viewers? देखिए, ऑनलाइन क्राइम मतलब दुनिया का सबसे ऑर्गेनाइज क्राइम है. वो सोशल मीडिया में होता है, इसलिए आप अपना जो पासवर्ड है वो बहुत ही साउंड रखो, बहुत ही स्ट्रांग रखो. कोई सिंपल पासवर्ड मत दो. और अपने जैसे कि आप ट्विटर में एक पासवर्ड और फेसबुक में एक पासवर्ड, अलग अलग पासवर्ड रखो. और पासवर्ड को जैसे कि आप 0 यूज़ कर रहे हैं तो उसके जगह पे आप O का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक उसी तरह 1 के जगह आप
आई का भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड का 8 कैरेक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और लास्ट में हम एक बात बोलना चाहते हैं सब लोगों से कि जब भी आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो बहुत ही सावधान रहिए, क्योंकि someone is watching you through internet. कोई आपको देख रहा है चुपके से। Thank you. Thank you. So we are at the end of our program. Thank you for watching. Stay tuned till we meet in our next episode. Namaskar.